नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अपराध के बारे में कुछ बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसमें विकास की अत्यंत संभावना मौजूद है। परंतु जैसे हर चीज़ को अपने नफ़े नुकसान, उसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल भी बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसका गलत इस्तेमाल न सिर्फ आम आदमियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, बल्कि राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति को भी गंभीर खतरे की स्थिति में डाल सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहित आंकड़ों को चुराना और फिर व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना साइबर अपराध क्राइम है। साइबर स्पेस में ऐसी कोई भी गतिविधियां जो मूलतः मानवीय संवेदनाओं का अपमान कर सकती हैं अथवा सूचना तकनीकी के जरिए सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक व भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के ईमेल्स, उसकी प्रोग्रामिंग, मशीन कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि में बदलाव कर उसे ओरिजिनल फार्म से अलग करके हैकर्स महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुरा लेते हैं। हैकर्स इसकी सहायता से आपकी ज़रूरी सूचनाएं जैसे क्रेडिट कार्ड व बैंक अकाउंट संबंधी जानकारियां भी चुरा सकते हैं। वेबसाइट को हैक करने के लिए हैकर कई तरह से तरीके अपनाते हैं, जो मॉडेम का प्रयोग कर हजारों फ़ोन नंबर डायल करके कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी अन्य मॉडेम को ढूंढता है। इसके अलावा अपने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में लिखी होती है, जिसको कंप्यूटर समझता है और जिसके आधार पर आपका बनाया प्रोग्राम काम करता है। हैकर इसी प्रोग्राम के बीच में दी गई कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे जंप, इफ और स्टेटमेंट को विभिन्न कंडीशनों के द्वारा संतुष्ट कराकर हैकिंग करते हैं। इन स्टेटमेंट को किसी सॉफ्टवेयर के आधार पर पता करते हैं। साथ ही हैकर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी खामी है जिसके लिए पेज इंस्टॉल नहीं किया गया है को जानने के बाद इसे हैक कर लेते हैं। इसके अलावा हैक से स्कैनर प्रोग्राम के द्वारा नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को स्कैन कर ऐसा सिस्टम ढूंढता है जो फिलहाल काम कर रहा हो, और आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो ये पोस्ट ऑफिस के पिन नंबर की तरह होते हैं जो यूनिक होता है। आईपी एड्रेस को ईमेल आईडी के द्वारा हेडर द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सहायता द्वारा लक्षित कंप्यूटर पर पहुंचा जा सकता है। साइबर कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और साइबर स्पेस से संबंधित लेन देन से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहलुओं को स्पर्श करता है। साइबर कानून एक ऐसा कानून है जिसमें हम साइबर स्पेस को नियंत्रित कर सकते हैं। अतः प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को साइबर कानून की जानकारी होना आवश्यक है। भारत में साइबर कानून आईटी अधिनियम 2000 पुराने कानून को बदलने का प्रयास व साइबर अपराधों से निपटने के तरीके प्रदान करता है। अधिनियम का द्वितीय अध्याय कहता है कि कोई भी ग्राहक अपने डिजिटल हस्ताक्षर जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रमाणित कर सकता है
कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सार्वजनिक कुंजी के प्रयोग से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकते हैं। अधिनियम का तृतीय अध्याय इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता का विवरण देता है। अधिनियम का चतुर्थ अध्याय विनिमय के प्रमाण पत्र अधिकारियों को प्रमाण पत्र के लिए एक योजना देता है। यह अधिनियम प्रमाण पत्र प्राधिकरणों के नियंत्रक में परिकल्पना पूर्ण करता है, जो अधिकारियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का काम करेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र प्राधिकरणों पर शासन करने वाले मानक और शर्तों को विभिन्न रूपों में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की सामग्री के रूप में निर्दिष्ट अधिकार का प्रदर्शित करेगा। अधिनियम विदेशी अधिकारियों को पहचानने की आवश्यकता को मान्यता देता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रावधानों के मुद्दे जारी करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की अधिकतर जानकारी देता है। अधिनियम का छठा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संबंधित बातों की योजना का विवरण देता है। उपभोक्ता के कर्तव्य और शुल्क ही इस अधिनियम में निहित है। अधिनियम का 9वां अध्याय पेनल्टी, दंड, जुर्माना और विभिन्न अपराधों के लिए अधिनिर्णय कानून के बारे में विवरण देता है। प्रभावित व्यक्तियों को वे निजी नुकसान तथा कंप्यूटर प्रणाली आदि के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ से अधिक दंड तय नहीं किया जा सकता है। अधिनियम एक निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहता है, जिसमें एक अधिकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है इसका निर्णय करेगा। ये अधिकारी भारत सरकार या राज्य सरकार का समकक्ष अधिकारी होगा, जो निदेशक की रेंज से नीचे नहीं होगा। इस निर्णायक अधिकारी को एक नागरिक न्यायालय का अधिकार दिया गया। अधिनियम के 10वां अध्याय साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना के बारे में विवरण देता है, जिसमें फिर निर्णायक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करना पसंद किया जाए। अधिनियम का 11वां अध्याय विभिन्न अपराधों के बारे में विवरण देता है। अपराधों की जांच एक पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक होगा, के द्वारा की जाएगी। इन अपराधों में कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षर की जानकारी समाविष्ट की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील प्रकाशन और हैकिंग शामिल है। यह अधिनियम साइबर विनिमय सलाहकार समिति का गठन के लिए उपलब्ध है, जो सरकार को किसी भी नियम से संबंधित अधिनियम संबंधी किसी भी अन्य उद्देश्य के साथ जुड़ने की सलाह देता है। इस अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1986, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, द बैंकर्स ऑफ बुक साक्ष्य अधिनियम 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अधिनियम के प्रावधानों के बनाने के लिए इनमें कुछ संशोधन करने का प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड IPC के में साइबर अपराधों में संबंधित प्रावधान। धारा 43 जुर्माना व क्षतिपूर्ति। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर व नेटवर्क के मालिक या उसके अधिकृत अधिकारी के आदेश के बिना कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक अपनी पहुंच बना लेता है और कंप्यूटर में संग्रहित डाटा या जानकारी प्राप्त कर लेता है, अथवा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस जैसी चीज़ डालता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करने या इसमें संग्रहित आंकड़ों या कार्यक्रम को बाधित करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, उसे पीड़ित पक्ष को हर्जाना देना पड़ेगा, जिसकी लागत अधिनियम ये 1 करोड़ तक हो सकती है। धारा 46 निष्पादन का अधिकार। धारा 46 निष्पादन का अधिकार सूचना तकनीकी कानून के अंतर्गत
मामलों में निष्पादन के लिए इनमें धारा 46 का प्रावधान किया गया है। मामलों में निष्पादन का अधिकार सचिव सूचना प्रौद्योगिकी को दिया गया है, जो इस कानून की धारा 46 और 47 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करेगा। साइबर अपडेट ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय का अवधारणा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सूचना व तकनीक कानून व अन्य प्रावधान को मध्य ट्रिब्यूनल अपनी प्रक्रिया को नियमित करने के लिए स्वतंत्र है। धारा 66 यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीकी के माध्यम से ऐसी कोई जानकारी भेजता है जो दुर्भावनापूर्ण प्रेरित हो या खतरनाक हो, किसी को परेशान करने, खतरे में डालने, चोट पहुंचाने, धमकी देने, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने, दुश्मनी की भावना या घृणा फैलाने वाली हो, तो उस समाज सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित कानून भेजने के लिए दंड के प्रावधान के अंतर्गत 3 साल के कारावास के साथ जुर्माने की दंड आरोपित किया जा सकता है। धारा 66 भी यदि कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से चुराई गई या गलत तरीके से हासिल की सूचना प्राप्त करता है या उसके अपने पास रख लेता है, तो उसे दंड के प्रावधान के तहत 3 साल का कारावास अथवा 1 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। धारा 66C यदि कोई धोखेबाजी या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या निजी पहचान से जुड़ी अन्य कोई जानकारी हासिल कर उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे अधिकतम 3 साल के कारावास व 1 साल से दंडित आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। धारा 66D यदि सूचना तकनीकी के किसी भी माध्यम की मदद से अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करता है, तो दंड के प्रावधान के लिए शायद 3 साल का कारावास व 1 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर बलपूर्वक किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है या कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज़ डालता है या डालने की कोशिश करता है जिसमें लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका हो या संपत्ति का नुकसान का खतरा हो या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश करता हो, एंड यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रकाशन। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक साधनों माध्यमों की मदद से ऐसी सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करता है जो अश्लील हो और इसे देखने, पढ़ने और सुनने वालों के ऊपर गलत असर पड़ता है अथवा गलत असर पड़ने की आशंका हो, तो ऐसे अपराध के लिए उसे अधिकतम 5 साल तक की कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने की सजा हो सकती है अथवा 10 साल तक कारावास व 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी करना पड़ सकता है। ईमेल्स के माध्यम से धमकी वाले संदेश भेजना आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत आते हैं। ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिसमें मानहानि होती हो आईपीएस की धारा 499 के अंतर्गत आते हैं। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत आते हैं। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड आईपीएस की 420 के अंतर्गत आते हैं। किसी भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, हानि पहुंचाने का दंड आईपीसी धारा 500 के अंतर्गत आते हैं। दवाओं की ऑनलाइन बेचना एनडीपीसी एक्ट के
अंतर्गत आते हैं। हथियारों का ऑनलाइन खरीद और आर्म्स एक्ट के अंदर आते हैं। धन्यवाद। आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे हिंदी कम्युनिटी ज्ञान चैनल को लाइक करें, फॉलो करें।